रिया, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, शादी के बाद आज उसका घर में दूसरा ही दिन था। अरे शाम के 6 बज गए, अभी सब कहाँ हैं? चलो जाकर देखती हूँ सब क्या कर रहे हैं। रिया अपने रूम से बाहर आती है और अपनी सास और जिठानी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते। थोड़ी देर बाद हॉल में इंतजार करने के बाद जब दोनों आती है तो, क्या बात है, तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे मैं आप लोगों को ढूंढ रही थी। अरे बेटा, हम तो बाहर बस टहलने गए थे। ओह अच्छा, सही है मम्मी जी। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था क्या रिया? नहीं दीदी, मैं तो बस खाने के लिए पूछ रही थी, खाने में अभी क्या बनाना है? अच्छा, अभी तो 6 ही बजे हैं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर सोचते हैं क्या बनाना है। क्या? हाँ। अरे बेटा, इतनी चिंता मत करो, बेफिक्र होकर आराम करो। हम दूसरी सास और जिठानियों की तरह नहीं है जो तुम्हें परेशान करेंगे। हाँ, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे अगर तुम खाली बैठोगी तो हम तुम्हें काला पानी की सजा दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह रात के 8 बज जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात को खाना बनता है। खाना खाते खाते सभी को 9-10 बज ही जाते हैं। ओह नो, कितना लेट हो गया। अब इतनी रात को मुझे इतने सारे बर्तन साफ करने होंगे। अक्सर सभी को खाना खाते खाते काफी देर हो जाया करती थी और इतनी देरी से सारा काम करना रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि जब भी वो कुछ कहती। दीदी, आज हम क्या जल्दी खाना बना सकते हैं? अरे नहीं रिया, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। 8 बजे बनाते हैं ना खाना, उसके बाद वैसे भी जल्दी जल्दी 2 घंटे में रसोई का सारा काम खत्म हो जाएगा, तो तब तक तुम आराम से आराम करो। ठीक है दीदी। पर वो इस बात से परेशान तो बहुत ज्यादा थी कि सब इतना लेट खाते क्यों हैं। ऐसा काफी दिनों तक चलता है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद, मैं ऐसा क्या करूं कि सब जल्दी खाना खा ले? कुछ तगड़ा सा सोचना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर रात को इतनी देर तक काम करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। रिया बहुत सोच विचार करने के बाद एक तरकीब निकालती है। वाह बेटा, आज तो खाने में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई है। आज सब रिया ने बनाया है पापा जी, इसने तो मुझे रसोई में आने तक नहीं दिया। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया पापा जी। हाँ भाई, सच में खाने का तो मजा ही आ गया। खाना खाने के बाद, अरे आज तो खाना खाने में बहुत देर हो गई। सही में पता ही नहीं चला। अब खाना खाते ही लेटेंगे तो वो भी गलत होगा, नहीं तो उससे गैस बन सकती है। पर जल्दी तो सोना होगा ना मम्मी, सुबह ऑफिस में तो जल्दी जाना होता है। तो तू सो जा, मैं तो थोड़ी देर टहलने के बाद ही लेटूंगी। इसीलिए मम्मी जी, शाम को जल्दी खाना खा लेना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हमें कभी भी इतना लेट खाना नहीं खाना चाहिए। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा। मुझे इतनी नींद आ रही है खाना खाते ही, लेकिन लेट भी तो नहीं सकता। वही तो पापा जी, अगर हम जल्दी खाना खाएंगे और उसके बाद टहलेंगे तो खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा। और मैंने सुना है कि हमेशा सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए, उससे हमारा शरीर बुढ़ापे तक एकदम तंदुरुस्त रहता है। क्या ये सच है बेटा? हाँ पापा जी, बिल्कुल। इसीलिए हमारे मायके में सभी जल्दी खाना खा लेते हैं और खाना खाकर टहलते हैं, उससे खाना अच्छे से हजम हो जाता है और फिर सभी जल्दी सो भी जाते हैं। ये तो बहुत सही है बेटा। हम भी कोशिश करेंगे जल्दी खाना खाने की। इस हफ्ते के दौरान रिया सबको यही बात समझाने में लगी रहती कि सभी को सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे उनका शरीर अच्छा रहेगा। एक हफ्ते बाद, बेटा तो कल से ही जल्दी खाना बनाइयो। हाँ बेटा, आपसे हम ना कल से सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, बिल्कुल। रिया जैसा चाहती थी वैसा हो गया। अब रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो सबको 7 बजे तक खाना खिलाकर फ्री हो जाती। हम सब तो 7 बजे ही खाना खाकर फ्री हो गए, है ना पापा जी? जल्दी खाना खाकर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन हम बाकी देर क्या करें? वही जो करना चाहिए। खाना खाने के बाद हम कुछ देर टहल कर आते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देखकर सो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, चलिए चलते हैं। शांति और रमेश टहलने चले जाते हैं। ये अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई। अब मैं आराम से थोड़ी देर अपना नाटक देखूंगी और आराम से अपनी मर्जी से सो जाऊंगी। अब रात को थक हार कर देर तक काम नहीं करना पड़ेगा। रात को सभी सो जाते हैं, फिर सोने के बाद जब रमेश पानी पीने उठता है, अरे मुझे भूख क्यों लग रही है? लगता है मैंने पेट भर खाना नहीं खाया था। कोई बात नहीं, अभी तो पानी पीकर ही सो जाता हूँ। कुछ दिनों बाद सभी फिर से 7 तक खाना खाकर फ्री हो जाते हैं, लेकिन फिर जब रात को सब टीवी देख रहे थे
पता नहीं, लेकिन मुझे ना दोबारा भूख लगने लगी। मुझे भी हर रोज रात को भूख लगती है। क्योंकि हमें जल्दी खाना खाने की आदत नहीं थी ना। अब हम इतनी जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाते हैं कि रात को दोबारा भूख लगने लगती है। मुझे भी भूख तो लगती है। हे भगवान, ये लोग फिर से दोबारा ये न बोल दे कि रात को लेट खाना बनाना है। तो अब हम नहीं 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 प्लीज, क्यों ना अभी हम सब गर्मा गर्म चाय पी ले। हाँ बिल्कुल सही कहा, जो अभी हमें छोटी मोटी भूख लगी है वो मिट जाएगी। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। दीदी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। रिया चाय बनाकर लाती है। अरे सिर्फ चाय का मजा नहीं आ रहा, चाय के साथ कुछ होता तो मजा आ जाता। बेटा एक काम कर, मटर लेकर आ। ठीक है मामी जी। अब इस तरह खाने के बाद उन सब के लिए रात की चाय भी ऐड हो गई। अब रोज सब जल्दी खाना तो खा लेते, लेकिन रात को उन्हें चाय पीने की आदत हो गई थी। ये लीजिए मम्मी जी आपकी रात की चाय, और आज मैंने चाय के साथ आप लोगों के लिए पहले से समोसे भी बना दिए थे। वाह बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया। जी मम्मी जी। इस तरह रोज रात को उनके घर में रात का चाय नाश्ता होने लगा था। इसी वजह से कई बार तो वहां पर चाय पीने उनके पड़ोसी भी आने लगे थे। एक दिन जब शांति की पड़ोसन कमला उसके पास उसका हालचाल पूछने आती है तब, आओ आओ कमला बहन आओ। और बताओ क्या हालचाल? अरे सब बढ़िया है, बस तुम बताओ। बढ़िया बढ़िया। और खाना पीना खा लिया तुमने? हाँ, अब तो हम सूरज छुपने से पहले ही खाना खा लेते हैं ना। इतनी जल्दी? हाँ भाई, हमारी छोटी बहू है ना, वो कहती है अगर हम सूरज छुपने से पहले खाना खा लेंगे तो हमारा शरीर बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त रहेगा। तो तुम अब बुढ़ापे में जवान होना चाहती हो? अरे नहीं बहन, बुढ़ापे में कौन दोबारा जवान हो सकता है, लेकिन अगर बुढ़ापे में शरीर ढंग से चलता रहे तो इसके अलावा और क्या चाहिए हमें। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। और अगर ये सच है तो मैं भी कल से ना सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लूंगी। तो फिर दोनों साथ में टहलने चलेंगे और टहलने के बाद रात को आराम से चाय नाश्ता करेंगे। तभी रिया चाय बनाकर ले आती है। हाँ बेटा चलो, अच्छा है, मैं भी अभी चाय को ही याद कर रही थी और तू बनाकर भी ले आई। जी मम्मी जी। रिया चाय देकर वहां से चली जाती है। वाह शांति, तेरे तो मजे हैं। हमें तो ढंग से दोपहर का भी चाय नाश्ता नहीं मिलता और तुझे रात का चाय नाश्ता मिल रहा है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना। कोई बात नहीं, तू भी आ गई है, अब तू भी मेरे साथ रात का चाय नाश्ता कर। हाँ। दोनों चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। मानना पड़ेगा, तेरे बहू के हाथ में ना जादू है। मजा आ गया चाय और समोसा खाकर। अरे तेरा जब भी मन करे तो रात को चाय नाश्ता करने आ जाया कर, हम भी तो हर रोज करते हैं। ठीक है। बस कहने की देरी थी, जैसे ही पड़ोसियों को पता चलता है कि हर रोज शर्मा जी के यहाँ रात का चाय नाश्ता होता है, तो बस फिर क्या था, आसपास में जितने भी उनके खास पड़ोसी थे सब रात को उनके साथ गप्पे लड़ाने के बहाने रात का चाय नाश्ता करने आ ही जाया करते थे। आइए आइए भाई साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आज तो आपने बहुत देर कर दी, मुझे लगा आज आप आएंगे नहीं। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, ऐसा भी हो सकता है भला। मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। रात को जब इतना स्वादिष्ट चाय नाश्ता करने को मिलेगा तो मैं भला क्यों नहीं आऊंगा। बिल्कुल सही कहा, रात को तो बिल्कुल महफिल जम जाती है, मजा ही आ जाता है गप्पे लड़ाकर। आपने बिल्कुल सही कहा। दिन में तो सब बिजी हो जाते हैं, कोई कहीं काम से चला जाता है, कोई कहीं काम से चला जाता है, लेकिन रात आपके पास आकर ना सही टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वैसे आज मिश्रा जी लेट हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ मिश्रा जी भी आ जाते हैं। माफ करना शर्मा जी, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है। आइए बैठिए, तब तक चाय नाश्ते का ऑर्डर दे देता हूँ। जी बिल्कुल। एक तरफ रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठा था, वहीं दूसरी तरफ शांति भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उन दोनों को बातें करने में काफी आनंद आ रहा था, लेकिन असली मजा तो हमारी रिया मैडम को आ रहा था। वो बेचारी रसोई में चाय और पकोड़े बनाने में व्यस्त हो गई थी। हे भगवान, मैं इस मुसीबत में कहाँ फंस गई। इतनी मुश्किल से देर रात को खाना बनाने से पीछा छुड़वाया था, लेकिन अब तो हर रोज रात को मुझे खाना बनाने के बाद चाय नाश्ता भी बनाना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। यहाँ पर इस कहावत का रिया की जिंदगी में बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। उसने सोचा था वो शाम को सबको जल्दी खाना खिलाकर जल्दी जल्दी फ्री हो जाया करेगी, लेकिन उसने तो यहाँ दूसरी मुसीबत ही मोल ली। रिया चाय पकोड़े बनाकर सबको देने जाती है। अरे बेटा, आज तो तेरे पकोड़े की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
सच में बेटा, तेरे हाथ के खाने का जवाब ही नहीं। तू बहुत स्वादिष्ट चाय नाश्ता बनाती है। हाँ भाई, ऐसा चाय नाश्ता करके तो मजा आ जाता है। यहाँ पर फ्री में बढ़िया खाने को जो मिलता है, इसलिए इतनी तारीफ कर रही है, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो गई है। एक तरफ सभी चाय नाश्ता कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रिया का किचन का बहुत बुरा हाल था। अब मुझे रात को ये पूरी रसोई साफ करनी होगी। पहले खाने के बर्तन धो, उसके बाद ये पकोड़े बनाने के बाद तेल भरी चिकनी कढ़ाई। अब तो हर रोज रात को जब भी घर में मेहमान आते, रिया को चाय नाश्ता बनाना ही पड़ता। कभी उनके पास मिश्रा जी आ जाते, कभी आनंद जी, कभी अग्रवाल जी। अब सबका वहां रोज का आना जाना हो गया था। एक दिन पहले सभी पड़ोसी चाय नाश्ता करके चले गए, फिर थोड़ी देर बाद वहां चौकीदार आता है। साहब जी, अब क्या कर रहे हो? मैं क्या थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी थोड़ी देर बैठो हमारे पास। साहब जी, मैं भी ना इधर उधर बहुत देर से टहल रहा था, काफी बोर हो गया था। मुझे पता था रात को कोई और जागे ना जागे, लेकिन आपका घर जरूर खुला होगा। आप अभी तक सोए नहीं होंगे, इसलिए सोचा क्यों ना आपके पास आकर थोड़ी देर बैठ जाया जाए। तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें तो पता ही है हमें भी जल्दी से नींद नहीं आती। रात भर हम सब बैठकर यूं ही गप्पे लड़ाते हैं, इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। वही तो साहब जी, मुझे भी ना पूरी रात नींद नहीं आती। अब रात भर जागने की आदत जो हो गई है, और अकेले पूरी रात कटती नहीं। ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनवाता हूँ, उसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। जी शुक्रिया साहब जी, आप बड़े अच्छे हैं। जहाँ एक तरफ रिया चाय नाश्ते के बर्तन धोने के बाद बस अभी हटी ही थी कि चलो शुक्र है काम हो गया, 12 भी बजने वाले हैं, अब जल्दी से जाकर सो जाती हूँ। ना ना ना, रिया की जिंदगी में इतनी जल्दी सोना? आहा। रिया सोने की सोच रही थी कि उसकी ससुर जी की आवाज आ जाती है। रिया बेटा इधर आना तो। रिया वहां जाती है। बेटा जरा हमारे लिए एक एक कप चाय और उसके साथ थोड़े से पकौड़े बना दो। ये बात सुनते ही जैसे रिया को तो सांप ही सूंघ जाता है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बेचारी कह भी क्या सकती थी। दोबारा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय पकौड़े लाकर उन्हें देती है। शुक्रिया बेटा। जी पापा जी। अब रिया बहुत ज्यादा थक गई थी, वो जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सही में चाय नाश्ता करके मजा आ गया। हाँ, आगे से तुम्हारा जब भी मन करे तुम आ सकते हो। वैसे भी हम सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेते हैं। मेरी बहू कहती है कि अगर हम सूरज छिपने से पहले खाना खाएंगे तो बुढ़ापे में भी शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी ही खाना खाना चाहिए। खाना तो सबने जल्दी खा लिया, लेकिन नाश्ता उसे सब कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे। दिन गुजर रहे थे और रिया की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो चाय नाश्ते में इतनी देर हो जाती थी कि उसे पूरी रात सोने के लिए सिर्फ कुछ घंटे ही मिलते थे। मैं तो बहुत बुरी फंस गई। आइडिया भी तुम्हारा ही था ना? तुमने ही पहले सबको बोला कि हमें सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। फिर रात की चाय के साथ तुमने ही सबको गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े बना कर दिए। हाँ, सब रात के नाश्ते का ही दोष है। रात का नाश्ता देना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है रात को चाय भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चाय के साथ नाश्ता तो फिर बनता ही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो खुद ही अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इससे तो अच्छा पहले ठीक था, कम से कम हम रात को लेट खाना खाते थे, लेकिन उससे पहले का टाइम तो फ्री मिलता था और खाना खाकर सो भी जाते थे। लेकिन अब तो खाना खाने के बाद भी रसोई में ही लगे रहो और पता भी नहीं चलता कब कितनी बार रात का नाश्ता बन रहा है। अब तो नींद भी बिल्कुल पूरी नहीं होती। पर अब क्या करूं भाभी? जैसे इस सिचुएशन में गए वैसे ही वापस बाहर निकलना होगा। अगले दिन सभी शाम को आते हैं और देखते हैं अभी तक खाना नहीं बना। सब रिया से पूछते हैं, अरे बेटा तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? हाँ, अब तो सूरज भी छुपने वाला है। हाँ, बाकी दिन तो हम अब तक खा पी के फ्री भी हो जाते थे। वो मैं ये सोच रही थी कि हम पहले की तरह कर लेते हैं। जिस समय हम पहले खाना खाते थे ना, अब से हम उसी समय खाना खाएंगे। अरे लेकिन क्यों बेटा, तूने ही कहा था सूरज छिपने से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। क्या अब तू नहीं चाहती कि हमारा बुढ़ापे में भी शरीर तंदुरुस्त हो जाए? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी। दरअसल बात यह है कि हम रात को खाना तो जल्दी खा लेते हैं, लेकिन हमारा रूटीन पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया है। हम रात को चाय और तला हुआ खाना खाते हैं, उसके बाद हम सुबह लेट उठने लगे हैं, तो ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी ज्यादा खराब हो गया। हाँ, हम हर रोज रात को चाय और पकोड़े और समोसे खाने लगे हैं। वही तो मम्मी जी, अब हम रात के चाय नाश्ते की वजह से इतनी देर तक जागने लगे हैं।
सूरज छुपने से पहले खाने का फायदा तब है जब हम रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर योगा करें। तो बहू आप क्या करना है? कुछ नहीं मम्मी जी, रिया के कहने का मतलब है कि जैसे पहले था वही ठीक था। कम से कम रात की चाय नुकसान तो नहीं करेगी। वैसे भी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और चाय पत्ती भी आजकल खराब आती है। चाय हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, खास करके रात को तो बिल्कुल भी नहीं। बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटा। पहले कम से कम हम रात का खाना खाकर उसके थोड़ी देर बाद सो जाते थे, लेकिन अब तो खाना खाने के बाद हम रात को पता नहीं कितनी कितनी बार चाय पी लेते हैं, उसके साथ तला भुना खाना खाता है। ये सब बहुत गलत है। इसीलिए हम पहले की तरह अपना रूटीन करेंगे और एक बार रात को खाना खाकर सो जाएंगे। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। रात को खराब चाय पीने से तो अच्छा है कि खाना खाकर सो जाए। रात को 9 बजे रसोई में। थैंक यू दीदी, आपने बचा लिया, वरना मेरी पूरी जिंदगी रात का नाश्ता बनाने में ही निकल जाती। इसीलिए कहते हैं कभी कभी जैसा चलता है वैसा ही चलने देना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। भोपाल शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया किशन लाल था, जो अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। सरिता के अलावा उस परिवार में उनके 2 बेटे मोहन और करण, 2 बहुएं गरिमा और ममता और एक पोती सोनम भी थी। वो बहुत सुख से जी रहे थे। सरिता, तुमने मेरी धोती देखी क्या? हाँ देखी है ना, सफेद कलर की है भाई। वेरी फनी। थैंक यू। अरे मजाक न करो, बताओ कहाँ? अब रुकिए जी, ढूंढना पड़ेगा। इतना बड़ा कमरा है, कौन सी चीज कहाँ है पता ही नहीं चलता। अरे तो ढूंढो ना फिर। सरिता किशनलाल की धोती ढूंढने लगी, लेकिन उसका कमरा इतना बड़ा था और उसमें इतनी सारी अलमारियां थी कि धोती ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। तभी मोहन, करण, गरिमा और ममता भी वहां आ गए। अरे क्या हो गया मम्मी, क्या ढूंढने में लगी हुई हो? तेरे पापा की धोती ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। आपके कमरे में ही होगी, और कहाँ होगी? हाँ मुझे पता है मेरे कमरे में ही होगी, लेकिन देख रहा है ना कमरा कितना बड़ा है, ढूंढने में समय लगता है। तो आपको याद नहीं कहाँ रखी? हाँ, और नहीं तो क्या, जहाँ रखी थी वहीं होगी ना। अरे चुप करो, तुम दोनों बकवास ना करो। जब मेरी उम्र पर पहुंचोगी ना तब मैं पूछूंगी कितना याद रहता है तुम लोगों को। अरे मम्मी जी, आप तो गुस्सा हो गई। अगर मदद नहीं कर सकते तो बकवास भी मत करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से तुम लोग। तभी मोहन की बेटी सोनम वहां आ गई और बोली, अरे दादाजी, आपकी धोती तो बाथरूम में टंगी है। अरे हाँ याद आया, कल मैं नहाने गया था तो वहीं छोड़ आया था। थैंक यू मेरी बच्ची। हे भगवान, मैं तब से पूरा कमरा छान रही हूँ और आप वो बाथरूम में छोड़कर आ गए थे। दोबारा मुझसे पूछने से पहले सही से देख लेना, हाँ नहीं तो। धोती मिलने के बाद सब लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उस घर में बाकी सबके कमरे छोटे छोटे थे, लेकिन एक किशनलाल और सरिता का कमरा ही सबसे बड़ा था, इसलिए वहाँ कुछ भी ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी। रात का वक्त था। गरिमा अपने छोटे से कमरे में इधर उधर घूमकर कुछ काम कर रही थी। अरे बाप रे, ये कमरा है या चूहेदानी, कहीं भी जाओ तो टकरा जाओ। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया। अरे क्या हुआ, गिर गई क्या? नहीं, मैं यहाँ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। आई ओहो मेरी चतुर सुंदरी। चल देखा कितनी चोट लगी है। मोहन गरिमा के घुटनों पर हाथ फेरने लगा। तभी सोनम वहां आ गई। मम्मा बाम लगा दो, दादाजी की तरह आपको भी चाहिए। सोनम ने अपनी छोटी सी हथेली में बाम निकाला और गरिमा के घुटनों पर लगाने लगी। मेरी प्यारी कुटिया, तू ही एक है जो मेरी चिंता करती है। अच्छा, और मैं क्या दीवार हूँ? तुम तो मेरे दुख में भी हंस रहे हो। मुझे इस छोटे से कमरे में घुटन हो रही है। हाँ यार, सच में ज़रा सी भी जगह नहीं है। 2 कदम चलो तो दीवार से टकरा जाओ, बैठो तो किसी चीज़ पर गिर जाओ। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अगले दिन गरिमा को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। अगले दिन स्कूल में सोनम का टेस्ट था। वो पढ़ने के लिए अपनी किताबें लेकर बैठी, लेकिन कमरे में स्टडी टेबल रखने की जगह नहीं थी। मजबूरन उसे बेड पर ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। मम्मा, मुझसे ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, ये किताबें गिर रही है, बेड भी हिल रहा है। तो क्या करूं, कमरे को खींचकर बड़ा कर दूं? सच में यार, इस कमरे में ढंग से कुछ भी करना मुश्किल है। सोनम जैसे तैसे पढ़ाई कर रही थी, लेकिन सोने का समय होते ही समस्या और बढ़ गई। पापा, मैं कहाँ पढ़ूं? अब दोनों सोने लगते हो, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और करे भी तो क्या, इस छोटे से कमरे में दूसरा बेड लगाने की जगह भी तो नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि स्टडी टेबल भी नहीं डाल सकते। सोनम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अच्छा नंबर चाहिए टेस्ट में, लेकिन मुझे सही से पढ़ने की जगह ही नहीं मिल रही। आखिरकार सोनम को किताबें रख कर सोना ही पड़ा, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी मोहन को ऑफिस जाना था।
अगले दिन दोपहर का समय था। गरिमा रसोई में कुछ काम कर रही थी कि अचानक उसे याद आया कि उसे अपनी सासू माँ सरिता के कमरे से कुछ लेना है। वो जल्दी जल्दी अपने हाथ धोकर उनके कमरे की तरफ बढ़ी। सरिता उस वक्त बाहर गई हुई थी तो गरिमा ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अरे मम्मी जी तो यहाँ है ही नहीं। कमरे में घुसते ही उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बड़ा हवादार कमरा, एक तरफ आरामदायक कुर्सी, बड़े बड़े अलमारी और खिड़की से आती ठंडी हवा। काश ये कमरा मेरा होता, कितना आराम हो जाता। सोनम भी अच्छे से पढ़ पाती और मुझे भी हर वक्त उस छोटे से कोने में घुटन महसूस नहीं होती। वो सोचते सोचते वहाँ ज़्यादा देर तक बैठ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ क्या करने आई थी। झटपट काम निपटाकर वो वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर हमें ये कमरा मिल जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। शाम को जब मोहन घर आया तो गरिमा ने उससे प्यार से कहा, मोहन सुनिए ना, मैं एक बात सोच रही थी। तुम कुछ भी ना सोचो, मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ, पहले पानी दो। अरे पानी भी दूंगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। अगर मम्मी जी वाला कमरा हमें मिल जाए तो? क्या? मम्मी जी वाला कमरा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे पर सोचो तो सही, कितना बड़ा है, हवादार है, सोनम की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी और हमें भी चैन मिलेगा। अरे लेकिन मम्मी से कैसे कहूँ कि हमें अपना कमरा दे दो, ये बहुत अजीब लगेगा। अच्छा पहले पानी लाओ, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ लाती हूँ। गरिमा गई और फटाफट मोहन के लिए एक गिलास पानी लेकर आई। ये लो पानी, और अब बताओ। अरे बताना क्या है, वो मम्मी पापा का कमरा है, मैं उनसे कैसे बोल सकता हूँ। अरे तो क्या हुआ कि सारी ज़िंदगी हम इस छोटे से दड़बे में सड़ते रहेंगे? सोनम की पढ़ाई का तो सोचो। अरे लेकिन मम्मी मानेंगी क्या? आप एक बार प्यार से बात तो करो, देखो हमारी परेशानी समझेंगी। मोहन ने कुछ देर तक सोचा और फिर भारी मन से हामी भर दी। ठीक है, कल मम्मी से बात करते हैं। गरिमा ने खुशी से मोहन की कंधे पर सिर रख दिया। अगले दिन दोनों बुरी तरह नर्वस थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर सरिता के पास पहुंचे। कैसी हो मम्मी? तू ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे कहीं बाहर शहर से होकर आ रहा हो? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? इतनी औपचारिकता दिखा रहा है और आवाज़ भी तेरी लड़खड़ा रही है। बात क्या है भाई? ओ मम्मी, एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मम्मी जी दरअसल हमारा कमरा बहुत छोटा है, सोनम को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। आज तो बेचारी का एग्ज़ाम था, लेकिन कल वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस जाना था और हमारे कमरे में तो स्टडी टेबल रखने तक की जगह नहीं है जहाँ वो बेचारी बैठकर पढ़ ले। देखो बातों को ना गोल गोल मत घुमाओ, सीधे सीधे बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। दरअसल हम सोच रहे हैं कि अगर हमें आपका कमरा मिल जाए तो। क्या तुम लोग मुझसे मेरा कमरा मांग रहे हो? नहीं मम्मी, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। सरिता ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, सोनम की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तुम लोग मेरा कमरा ले लो। गरिमा खुशी से उछल पड़ी और सरिता के गले लग गई। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। सोनम को जब ये पता चला तो वो भी खुशी से झूम उठी। थैंक यू सो मच दादी। अरे तेरे लिए कुछ भी मेरी बच्ची। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। 2 दिन बाद ही मोहन की छोटी बहन चमेली अपने ससुराल से मायके आई। शुरुआत में तो उसे बहुत प्यार से बात की, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी माँ का कमरा अब गरिमा के पास है तो उसका चेहरा उतर गया। माँ, आपका कमरा गरिमा भाभी के पास, ये कब हुआ? अरे सोनम की पढ़ाई के लिए दे दिया बेटा। वाह क्या बात है, भाभी की तो चांदी चांदी होगी। सरिता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चमेली अब चुप नहीं रहने वाली थी। वो अपनी भाभी ममता के पास गई और धीरे धीरे उसके कान भरने लगी। अरे ममता भाभी, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा? क्या? देखो तो सही, गरिमा भाभी को कितना बड़ा और शानदार कमरा मिल गया और आप अब भी उसी छोटे कमरे में। अरे कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। वाह भाभी, आप तो बहुत महान है। लेकिन सोचिए, आप भी तो घर की बहू हो। गरिमा भाभी ने तो अपना काम बना लिया और आप बस चुपचाप सह रही हो। ममता कुछ बोली नहीं, लेकिन ये बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। अब ममता के मन में भी बड़ा कमरा पाने की लालसा जाग चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब तो मुझे भी बड़ा कमरा लेकर रहना है। ममता अकेले अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अब मैं बड़ा वाला कमरा कैसे लूँ? डायरेक्ट इनसे कहूँगी तो ये कभी नहीं मानेंगे। उसने गहरी सांस ली और फिर अचानक उसे ख्याल आया, अरे चमेली दीदी तो इस काम में एक्सपर्ट है, उनकी सलाह लेनी चाहिए। ममता ने झटपट उठकर चमेली को ढूंढा। वो आंगन में बैठी चाय पी रही थी। ममता तेज़ी से उसके पास पहुंची और बोली,
चमेली दीदी, मुझे भी ना वो बड़ा वाला कमरा चाहिए, पर अगर मैंने सीधी सीधी ये कहा तो वो कभी मानेंगी ही नहीं। मुझे कुछ तरीका बताओ ना। चमेली ने चाय का घूंट लिया और आंखें घुमाकर बोली, तरीका तो एक ही है। कुछ ऐसी परेशानी पैदा करो कि सबको लगे कि तुझे छोटे कमरे में रहना मुश्किल हो रहा है। मतलब मतलब छोटी छोटी मुसीबतें क्रिएट करो। ऐसा माहौल बना दो कि घर वाले खुद कहे भाई ममता को बड़ा कमरा देना चाहिए। ममता को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने तुरंत सिर हिलाया। बस अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन ममता ने पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया। उसने ढेर सारे कपड़े निकालकर दरवाजे के पीछे, बिस्तर के कोनों में और कहीं कहीं टांग दिए। नतीजा ये हुआ कि कोई भी कपड़ा ढूंढना नामुमकिन हो गया। शाम को जब करण अपने कपड़े पहनने आया तो गुस्से से चिल्ला उठा, अरे मेरी शर्ट कहाँ है? ममता वहीं खड़ी थी। उसने मौका नहीं छोड़ा। एक लंबी सांस लेते हुए नौटंकी करते हुए बोली, यही तो परेशानी है, ये छोटा सा कमरा, कपड़े रखने की जगह ही नहीं बचती। अगर हमारे पास बड़ा कमरा होता तो ये सब नहीं होता। करण ने इधर उधर देखा, फिर सर खजाते हुए बोला, तो क्या करे, हमारे पास जितना कमरा है उतना ही रहेगा ना, कोई जादू से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। ममता ने आहें भरी, लेकिन अंदर से समझ गई कि पहला वार तो खाली गया। अगले दिन ममता ने करण को बुलाया और मोबाइल दिखाते हुए बोली, देखो तो मैंने ऑनलाइन एक नई ड्रेसिंग टेबल देखी है, सुंदर है ना? अच्छी है, लेकिन हमारी पुरानी भी ठीक है। अरे वो पुरानी हो गई है, ये देखो कितनी मॉडर्न लग रही है। करण ने ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाकर बोला, हाँ लेकिन ये बहुत बड़ी है, हमारे कमरे में आएगी नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ, हमारा कमरा बहुत छोटा है। अगर हमारे पास बड़ा कमरा होता तो हम इसे आराम से रख सकते थे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें बड़ा कमरा चाहिए? नहीं नहीं, मुझे बड़ा कमरा नहीं चाहिए, मुझे तो ये ड्रेसिंग टेबल चाहिए। हाँ, पर इसके लिए बड़ा कमरा चाहिए होगा। क्या मेरी इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? करण को समझ में नहीं आया कि क्या बोले। उसने टालने की कोशिश की, लेकिन ममता पूरी तरह से ठान चुकी थी। उसने करण की बाह पकड़कर कहा, मुझे ये ड्रेसिंग टेबल अपने कमरे में रखनी है, मतलब रखनी है। और जब गरिमा दीदी को बड़ा कमरा मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? तो तुम क्या चाह रही हो, मैं मम्मी से कहूँ कि वो कमरा गरिमा भाभी से लेकर हमें दे दे? ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने, पर हाँ ऊपर जो किराएदार वाला कमरा है वो तो हमें मिल सकता है। अरे हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। ठीक है, मम्मी से बात करते हैं, कल अभी सो जाओ। अगले दिन दोनों सरिता के पास पहुंचे। मम्मी जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। देखो मम्मी, ये मेरा आइडिया नहीं है, ममता का है। अब तुम लोग पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मम्मी, हमें वो किराएदारों वाला बड़ा कमरा चाहिए। सरिता चौंक गई। क्या? वो कमरा? लेकिन जो किराया आता है वो तुम दोनों भाइयों में आधा आधा बंटता है। तो क्या हुआ, हम घर वाले ही छोटे कमरे में रहे और किराएदार ऐश करें, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर तुम लोग आधा किराया गरिमा को दे दो तो वो कमरा ले सकते हो। ये सुनकर ममता का चेहरा उतर गया। हद है, अपने ही घर में रहने के लिए किराया दूं? अब बड़ा कमरा चाहिए तो कीमत भी तो बड़ी चुकानी होगी ना। ममता को गुस्सा आ गया। वो पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। इसके बाद ममता के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। जब भी वो रसोई में काम करती तो फ्रस्ट्रेशन से बर्तन गिरा देती। अरे ये क्या कर रही हो? तो क्या करूं, इस छोटे से कमरे में और किचन में दम घुटता है मेरा। जब भी कोई उससे बात करता वो चिड़चिड़े अंदाज में जवाब देती। ममता, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस छोटा कमरा है ना तो छोटी सोच भी आ गई है। घर का माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो गया था। रात का समय था। किशनलाल और सरिता अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। सरिता, हमारे घर में तो पूरी महाभारत चल रही है। एक तरफ गरिमा है जो अपने बड़े कमरे में मज़े से आराम कर रही है, और दूसरी तरफ ममता जो किसी भी हाल में बड़ा कमरा चाहती है। अब इस महाभारत को रोकने के लिए तुम क्या करोगी? क्या गरिमा से कमरा लेकर ममता को दोगी या फिर किराएदारों वाला कमरा ममता को सौंप दोगी? आपने मुझे क्या कोई पंचायत का सरपंच समझ रखा है? ये दोनों बहुएं अपने अपने स्वार्थ में इतनी डूबी हुई है कि घर को अखाड़ा बना दिया है। पर मैं भी इनकी सास हूँ, इनकी चालाकियों को अच्छे से समझती हूँ। अब कुछ ऐसा करूँगी कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। क्या मतलब? अरे सुबह देखना, मज़ा आएगा। अगली सुबह सरिता सीधे गरिमा के कमरे में जा पहुंची, जहां गरिमा अलमारी ठीक कर रही थी। गरिमा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अलमारी सेट कर रही हूँ। ठीक है, ये काम पूरा करके कमरा खाली कर दो। अब इस घर का सबसे बड़ा कमरा सिर्फ मेरा होगा। पर मम्मी जी, ये कमरा तो आपने ही हमें दिया था। आपने कहा था सोनम को पढ़ाई के लिए शांति चाहिए, इसलिए। हाँ कहा था, लेकिन अब मैं अपना फैसला बदल रही हूँ। अगर सोनम को पढ़ाई करनी है तो वो मेरे कमरे में आकर कर सकती है। मैं उसके लिए एक अलग स्टडी टेबल लगवा दूंगी। अब तुम दोनों पति पत्नी वापस अपने कमरे में चले जाओ।
लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दोनों अपना सामान समेटो और अपने पुराने कमरे में लौट जाओ। गरिमा और मोहन का चेहरा उतर गया। गरिमा ने ममता की तरह झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन सरिता के ठोस जवाबों के आगे उसकी कोई दलील नहीं चली। मजबूरन उसे कमरे से अपना सामान हटाना पड़ा। जब ये सब ममता ने देखा तो मन ही मन वो फूली नहीं समाई। उसे लगा कि आखिरकार सरिता ने उसके लिए कमरा खाली करवाया है। वो खुशी खुशी सरिता के पास पहुंची। वाह मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब मैं अपना सामान कब ले जाऊं बड़े कमरे में? तुम कहीं नहीं जा रही हो, यह कमरा अब सिर्फ मेरा होगा और मेरा ही रहेगा। ज्यादा बड़े बड़े सपने ना देखो। पर आपने तो गरिमा दीदी से खाली करवाया, तो मुझे लगा। हाँ, क्योंकि यह कमरा मेरा है, ना कि गरिमा का, ना ही तुम्हारा। तुम अपनी वो छोटी दुनिया में रहो जिसमें रह रही थी। पर मेरी नई ड्रेसिंग टेबल ना बड़ी है, वो छोटे कमरे में कैसे आएगी? तो उसे मेरे कमरे में रख लो, जब चाहो यहाँ आकर सज संवर सकती हो। और अगर तुम्हारा कोई और बड़ा सामान है तो वो भी यहाँ रख सकती हो, लेकिन रहना तो तुम्हें अपने कमरे में ही पड़ेगा। ममता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी सास कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है और उसे अपने ही छोटे कमरे में रहना पड़ा। उसी वक्त चमेली अंदर आई और पूरे घर में घूम घूम कर मजाक करने लगी। अरे ममता भाभी, आपने तो बड़ा वाला कमरा लेने के लिए कितनी चालें चली, पर मिला क्या? उल्टा मम्मी ने सबसे बड़ा कमरा खुद रख लिया। चुप रहिए चमेली दीदी, जले पर नमक ना छिड़को। हाँ चमेली दीदी, आप तो बस मज़े लेने आती हो, वही करके जाओ। सही कहा, क्योंकि चमेली ने ही ममता के कान भरे थे कि दिक्कतें पैदा करो तभी कमरा मिलेगा। मैंने सब सुन लिया था। मुझे शुरू से पता है इस घर में क्या चल रहा है। क्या मतलब ये सब चमेली दीदी की सलाह थी, जिस वजह से मुझसे बड़ा कमरा छिन गया। चमेली दीदी, आज तो आपको छोड़ूंगी नहीं। ममता और गरिमा दोनों मिलकर चमेली को दौड़ाने लगी और चमेली हंसते हंसते भागने लगी। घर में जो महाभारत छिड़ी थी अब वो खत्म हो चुकी थी। दोनों बहुएं समझ चुकी थी कि चालाकी से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता और सरिता ने ये साबित कर दिया कि सास हमेशा सास रहेगी। अरे ये मेरी कार अभी तक साफ क्यों नहीं की है? मेरी कार को तो देखो कितनी चमक रही है, मेरी किस्मत की तरह। वो तो चमकनी ही थी। आप सुबह सुबह हमारा चेहरा जो देख लेते हैं और हमें आपका देखना पड़ता है, इसलिए हमारा दिन खराब जाता है। ज्यादा बोल रहे हो आप तुम। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, वो तो आप ही मेरे सामने आ जाते हैं बार बार। तो बेचकर चले क्यों नहीं जाती ये घर? हमें भी सुकून मिल जाएगा थोड़ा। तुम क्यों नहीं चले जाते? रोज रोज तुम्हारी शक्ल देखने से तो बच जाऊंगा मैं तो मरते दम तक यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझे आप? हाँ तो मैं भी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे तुम क्या बहस करोगे, पहले बोलना तो सीख लो ठीक से। मैं बोलूंगा भी तो भी आपको कहाँ सुनाई देने वाला है? कान तो खराब रहते हैं ना आपके हमेशा। बदतमीज, चुप कर वरना क्या कर लोगे? आप चीटिंग करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। और तुम धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अरे फिर शुरू हो गया आप दोनों, चलिए अंदर। हाँ ले जाओ इसे, वरना आज मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा ये। अरे आप चलिए अंदर, चलिए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि पड़ोसी हैं, आपस में लड़ रहे हैं और क्या। लेकिन जनाब ये दोनों पड़ोसी नहीं है, सगे भाई हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन यही सच है। इन दोनों की दुश्मनी सालों से चलती आ रही है, लेकिन दोनों कई सालों से फिर भी एक दूसरे के घर के सामने ही रहते हैं। उन दोनों का परिवार एक दूसरे से बात नहीं करता, बस एक उन दोनों की बहन है जो दोनों के घर में आती जाती है। अरे जीजी क्या बताएं, इनका तो रोज का है। दोनों सुबह शाम जब देखो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। अरे जाने दो, अब ये तो हम सब सालों से देखते आए हैं। तुम ये बताओ आज क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कोई खास काम था क्या? अरे हाँ जीजी, आपको ना एक लड़की की फोटो दिखानी थी, हमने आकाश के लिए इसे पसंद किया है। अरे वाह, बोलो। अभी श्याम भैया के घर से शीला भाभी लड़की की फोटो ही दिखा रही थी। उन्होंने भी रवि के लिए लड़की पसंद कर ली है। अच्छा, मतलब दोनों घरों में एक साथ शादी होगी? ये तो बहुत भारी काम हो जाएगा सच में। ये दोनों भाई तो एक दूसरे से लड़ने में ही पूरे हो जाएंगे। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। श्याम कुमार के बेटे रवि और चंदन के बेटे आकाश की शादी एक साथ हो रही थी, लेकिन ये दोनों शादी के कामों में भी एक दूसरे से दुश्मनी निभाने से बाज नहीं आ रहे थे। अरे और लाइट लगाओ, उनके घर से हमारा घर ज्यादा चमकना चाहिए, समझे?
अरे नहीं नहीं, इतनी लाइट्स काफी नहीं है, और लगाओ। अरे पापा कितनी लाइट्स लगवाएंगे, सुबह से बस लाइट्स ही लगवाए जा रहे हैं आप। अरे उनके घर देख नहीं रहे कितनी लाइट्स लगी हुई हैं। अरे तो क्या पूरा घर बस लाइट्स ही लाइट्स कर देंगे क्या? आपको पता भी है कितना बिल आ जाएगा इन सब में। चाहे कितना भी बिल क्यों ना आ जाए, हमारे घर में लाइट्स उनसे ज्यादा ही होनी चाहिए। हे भगवान, कब खत्म होगी ये शादी? दोनों भाइयों की दुश्मनी में वो एक दूसरे से हमेशा ही आगे रहने की दौड़ में रहते थे, जिस चक्कर में दोनों के परिवार ही नुकसान को भुगतते थे। अरे मम्मी पापा को देखो ना, अब कह रहे तू घोड़ी पर बैठ। अरे मुझे नहीं बैठना घोड़ी पर, मुझे कार में जाना है। अरे तुझे तो पता है ना तेरे पापा की जिद। वो आकाश घोड़ी पर बैठ रहा है तो इसलिए तेरे साथ भी जबरदस्ती कर रहे हैं। पता नहीं इनकी दुश्मनी कब खत्म होगी और हम कब चैन की सांस ले पाएंगे। हम में से कोई इनकी दुश्मनी को खत्म नहीं कर पाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम दोनों के घर में जो नई बहुएं आ रही हैं वो इनकी दुश्मनी को खत्म कर दे। श्याम और चंदन की दुश्मनी इतनी पुरानी और आगे बढ़ चुकी थी कि कोई भी उन्हें मिटा नहीं पा रहा था, लेकिन दोनों अपनी बहन से प्यार करते थे और जानकी भी अपने दोनों भाइयों के घर आती जाती रहती थी। जानकी यहाँ आ जा, पहले नई बहू का स्वागत तुझे ही करना है। नहीं जानकी, तू पहले यहाँ आ जा। नई बहू का स्वागत तो तेरे ही हाथों से होगा। हाँ हाँ, मैं दोनों के पास आ रही हूँ। चंदन भैया, आप स्वागत की तैयारी कीजिए जब तक मैं श्याम भैया के घर होकर आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना बहना। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ, जल्दी आती हूँ आपके पास। दोनों के घरों में नई बहू का स्वागत बड़े ही धूमधाम से हुआ। दोनों परिवार में आज खुशी का माहौल था, लेकिन शायद उसे भी किसी की नजर लग गई। अरे हमने इतना खर्चा किया है कि हमारे घर का खाना ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट बना है। हाँ हाँ, अब सपना देखना कोई बुरी बात तो है नहीं। हमने खुद मेहमानों से सुना है कि तुम्हारे खाने में स्वाद ही नहीं है। आपने वो अपने बारे में सुना होगा, हमारे नहीं। अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं फिर से? इन्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए बस। शादी जैसे शुभ माहौल में भी लड़ाई कर रहे हैं। अरे घर में इतने मेहमान हैं, नई बहुएं आई हैं दोनों घरों में, उन्हें क्या लगेगा कि दोनों घरों के बीच बस लड़ाइयाँ होती रहती हैं? अरे इनके घर की नई बहू को भी तो पता चले कि कैसे घर में शादी हुई है उसकी। हाँ हाँ, आपकी नई बहू को भी पता चली जाएगा कि कैसे लोगों के घर में शादी हुई है उसकी। ये बाहर पापा जी से कौन झगड़ा कर रहा है? अरे कोई नहीं, ये हमारे घर में रोज ही होता है। ये पापा के भाई हैं जो हमारे घर के सामने ही रहते हैं। उनके भाई हैं? फिर उनसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? उन दोनों के बीच सालों से दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को सिर्फ ताने मारते रहते हैं, कोसते रहते हैं पूरा दिन। इन दोनों के बीच दुश्मनी किस बात की है? सारी बात तो हमें भी नहीं पता, पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि दोनों भाई दुकान से जैसे ही घर आए तो लड़ने लगे। बस उस दिन से सब कुछ अलग हो गया, घर, कारोबार, सब कुछ। जब दोनों भाई इतना लड़ते हैं तो एक दूसरे के सामने घर क्यों है? चले क्यों नहीं जाते? पता नहीं, दोनों इसी बात पर अड़े हुए हैं कि दोनों में से कोई घर नहीं बेचेगा। जब भी एक दूसरे को देखते हैं बस काटने को दौड़ते हैं एक दूसरे को। आपको नहीं लगता इनमें अब भी प्यार है? प्यार इन दोनों में? कैसी बात कर रही हो? देख नहीं रही हो कैसे लड़ रहे हैं? मुझे लगता है हमें एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए इन दोनों को मिलाने की। कोई फायदा नहीं होने वाला। हम दोनों घरों ने बहुत कोशिश की है लेकिन दोनों कभी नहीं माने। तुम भी छोड़ दो इस ख्याल को। ज्योति और दिव्या का पहला दिन था ससुराल में, लेकिन आते ही उन्हें पता चला कि इन दो परिवारों के बीच दुश्मनी की जंग छिड़ी हुई है, जिसका सही कारण भी आज तक किसी को पता नहीं चला। दोनों के मन में यही इच्छा थी कि वो दोनों घरों को एक कर दे, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन था? अब मेहरबानी करके मंदिर में कोई तमाशा शुरू मत कीजिएगा। अरे मैं कहाँ कुछ करता हूँ। देखिए, यहाँ कुलदेवी के मंदिर में हम दर्शन करने आए हैं, यहाँ आप उनसे मत लड़िएगा, समझे? तो मुझे कोई लड़ने का शौक नहीं है। दोनों परिवार कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करते हैं। ज्योति और दिव्या कुलदेवी की परिक्रमा करती हुई टकरा जाती हैं। अरे सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको शादी की बधाई हो। आपको भी बधाई हो शादी की। मुझे एक्चुअली कुछ वो यही ना कि हम साथ मिलकर दोनों परिवारों को साथ ले आ सकते हैं, यही कहना चाहती थी ना आप? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मेरे मन में भी यही चल रहा था कब से। तो फिर तो अच्छा है, हम दोनों साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। हाँ, तो कल से ही मिशन मिलाप शुरू कर दे।
ज्योति और दिव्या ने आपस में हाथ मिला लिया था। अगले दिन जब दोनों के ससुर बाहर आंगन में पानी डाल रहे थे तो दोनों बहुएं उनके पास आती हैं। अरे वाह पापा जी, आपने तो बहुत अच्छे पौधे लगाए हैं। कितनी अच्छी देखभाल करते हैं आप इनकी। है ना, बचपन में हमें सिखाते थे पौधों की देखभाल करना। अच्छा, पर लगता है सामने वाले चाचा जी को कुछ भी नहीं आता है ना। उनके पौधे तो देखिए कैसे बेकार से। अरे नहीं, भाई साहब को तो बहुत अच्छा ज्ञान है इसका। क्या? अब मेरा मतलब है, हाँ सही कह रही हो तुम, कितने बेकार पौधे हैं, उन्हें सच में कुछ नहीं आता। अब भी एक दूसरे के लिए प्यार तो है भाइयों में, ये तो पता चल ही गया। पापा जी ये लीजिए आपकी चाय, अदरक वाली। हाँ लाओ लाओ। वैसे आपने अच्छा ही किया पापा जी जो उन्हें सुना दिया। मैं तो कहती हूँ हम दीवार लगवा देते हैं। अरे उनकी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी रोज रोज। नहीं दीवार नहीं, इसी बहाने उन्हें देख तो लेता हूँ। जी अब मेरा मतलब है मुझे पता चल जाता है कि वो कौन सी हरकत कर रहा है। दिव्या ने सच्ची कहा था। दोनों भाइयों में प्यार तो है लेकिन बीच में दुश्मनी आ जाती है। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इस दुश्मनी को मिटा देंगे। ज्योति और दिव्या की कोशिशें रंग ला रही थी। दोनों जब भी अपने ससुर से उसके भाई की बुराई करती तो दोनों से सहन नहीं होती थी। हाँ जाइए जाइए, मैं भी देख लूंगा आपको। इनका तो रोज का है नहीं पापा जी। हाँ, इनको लड़ने से चैन कहाँ मिलता है। सच में कितने बुरे हैं ये बड़े चाचा जी। अच्छा हुआ आपने इनसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं तो कहती हूँ इन्हें कोई बड़ी बीमारी ही लग जाए। बहू, ये कैसी बात कर रही हो, ऐसा नहीं कहते। क्या हुआ पापा जी, उन्हें कुछ भी हो जाए आपको उससे क्या? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा दोबारा मत कहना। पहली बार देखा है इन्हें भाई साहब की इतनी फिक्र करते हुए। अरे माँ जी आप देखती जाइए, अब वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों भाई गले मिलने लगेंगे। अगर ऐसा हो गया तो दोनों परिवार फिर से एक हो जाएंगे। क्या हुआ पापा जी, आप आज बार बार बाहर देख रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं, वो 2 दिन से दिखा नहीं। कौन नहीं दिखा? अब कोई नहीं, मैं तो बस यूं ही बाहर टहल रहा था। मैं जानती हूँ आप किसे देखना चाहते हैं पापा जी। आपका भी अपने छोटे भाई के बिना मन नहीं लगता। पर सच में 2 दिन से छोटे चाचा जी दिखे नहीं। दिव्या ने भी कुछ नहीं बताया। क्या बात हो सकती है? चंदन कुमार और ज्योति बाहर बैठे थे कि तभी वहां एम्बुलेंस आती है और श्याम कुमार के दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है। चंदन कुमार बहुत घबरा जाता है। ये एम्बुलेंस क्यों आई है? कहीं शाम को कुछ? एम्बुलेंस? अब चाचा जी के घर क्यों आई? कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं? अरे हमें किसी ने फोन किया था कि किसी को हार्ट अटैक आया है। आप किसी को जानते हैं क्या? क्या हार्ट अटैक? श्याम! चंदन कुमार बिना कुछ सोचे श्याम के घर चले जाते हैं और वहां दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं। तभी श्याम उन्हें आकर बचा लेता है। भैया आप ठीक तो है? तू ठीक तो है ना? तुझे क्या हुआ था? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये एम्बुलेंस क्यों आई है? मैंने फोन किया था उन्हें इन दोनों को मिलाने के लिए। बाजी वाह, क्या आइडिया निकाला, मान गए। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा तुझे कुछ। दोनों घर एक जगह इकट्ठा हो गए और दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। पापा जी, चाचा जी, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हम सब जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, अब आप दोनों अपने गीले शिकवे मिटा दीजिए और दोनों परिवारों को एक हो जाने दीजिए। हाँ, इन दोनों बहुओं की मेहनत आज रंग लाई है। जो काम हम दोनों नहीं कर सके, इन दोनों ने कर दिखाया आज। भैया मुझे माफ कर दीजिए। छोटे तू मत माफी मांग, चला जा, गले लग जा। अरे जीजी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए आज कितना अच्छा मौका है, दोनों भाई फिर से मिल गए। हाँ, पर ये सब किसने किया? दिव्या और ज्योति ने। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने, जीती रहो दोनों। दोनों परिवारों में एक बार फिर से खुशियों के रंग थे। दोनों परिवार मिलकर अब सब कुछ करने लगे थे और आज दोनों परिवार मिलकर एक साथ भोजन भी कर रहे थे। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है दोनों बहुओं को एक साथ देखकर। लेकिन ज्योति बहू, एक बात तो है, दिव्या बहू तुमसे ज्यादा होशियार है, दिमाग में भी और खाना बनाने में भी। थैंक यू बुआ जी। जी, दोनों परिवारों के साथ आने से खुशियां दुगनी हो गई थी। लेकिन जिन बहुओं की वजह से ये दोनों परिवार मिले थे, अब उनके बीच ही नफरत सी पैदा होने लगी थी। अरे क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? अरे मैं कब से इन्हें कह रही हूँ कि आपने ये मिठाई गलत तरीके से बनाई है।
लेकिन ये मान ही नहीं रही। बड़ी हूँ मैं, तुम्हें ज्यादा पता कि मुझे। अरे लड़ना बंद करो, इतनी छोटी बातों पर भी कोई लड़ता है भला। मुझे इनके साथ एक रसोई में काम ही नहीं करना। मुझे भी, आज से मैं अलग से खाना बनाऊंगी। अभी अभी तो दोनों परिवार साथ आए थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई फिर से। ज्योति और दिव्या के बीच की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वो अब एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी। इस सब को देखकर जानकी ने एक राय दी। भैया मुझे लगता है अब दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। घर में पूरा दिन कलेश का माहौल रहता है। इससे अच्छा तो आप दोनों अलग ही सही थे। कम से कम सब कुछ शांति से तो चल रहा था ना। हम दो भाई अभी अभी तो मिले हैं और अब फिर से। मैं तो आपकी भलाई की बात कर रही हूँ। हाँ पापा जी, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी बुआ जी की बात से सहमत हूँ। क्यों बुआ जी, आप तो यही चाहती थी ना कि ये दोनों भाई कभी भी साथ ना आए, है ना? ये क्या कह रही हो तुम दिव्या? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? ये चेक याद है आपको बुआ जी? ये तो वही 25 लाख का चेक है जिसकी वजह से मेरे भैया के बीच में ये सब। ये चेक तुमने लिया? नहीं पापा जी, ये चेक और रकम बुआ जी ने ली थी और आप दोनों भाइयों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी, जिससे इस रकम के बारे में आपको पता न चले। जब बुआ जी हम दोनों के बीच यही करने की कोशिश कर रही थी, तब हमने सालों पुराने बैंक अकाउंट्स चेक किए। तब हमें पूरी सच्चाई का पता चला। बहन होकर तुमने अपने भाइयों का ही घर तोड़ दिया। इस पैसे पर मेरा भी हक है। तू मांगती तो हम सब कुछ दे देते, लेकिन आज के बाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ हमारे घर से। जानकी की असलियत सामने आती है। दोनों घरों से बुरी नजर भी हट गई। अब दोनों घरों में बस खुशियों की किलकारी थी। तो कैसा रहा सहेली? सब कुछ सही हो गया, अब तुम मेरी दुश्मन। गीता अपनी सास नीता के साथ रहा करती थी। कहने को तो दोनों सास बहू में काफी प्यार था, लेकिन घर के अंदर चल क्या रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। सीधे शब्दों में कहे तो भले ही दोनों सास बहू के बीच दिखावे का प्यार था, लेकिन उन दोनों के बीच अक्सर घर के कामों को लेकर कलेश रहता था। पर क्यों? क्या गीता अपने घर में काम नहीं करती थी, या फिर नीता ही अपनी बहू के कामों से खुश नहीं थी? चलिए जानते हैं कहानी में। नीता अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी, तभी वो अपनी बहू गीता को आवाज लगाती है। बहू जरा चाय बना ला, शाम होने को आ रही है। सर दर्द हो रहा है, चाय पीऊंगी तो क्या पता सर दर्द ठीक हो जाए। नीता की आवाज सुनकर गीता अपनी सास को चाय देती है और अपनी सास को ताना मारते हुए कहती है, माँ जी, आपका सर चाय न पीने की वजह से दर्द नहीं हो रहा, बल्कि आपका सर ज्यादा टीवी देखने की वजह से हो रहा है। इसलिए अब ना आप टीवी बंद कर दीजिए, खुद की आंख और टीवी दोनों को ही आराम दीजिए। ये कैसी बात करी है बहू तू? अरे टीवी देखने से किसी को सर दर्द नहीं होता, और वैसे भी मैं यहाँ फालतू की चीज नहीं बल्कि सत्संग सुनती हूँ। उससे सिवाय शांति के कुछ और नहीं मिलता। नीता की बात सुनकर गीता कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। देर शाम गीता अपनी सास के पास जाती है और शाम के खाने के लिए पूछती है, माँ जी, आज शाम को खाने में क्या बनेगा? ये भगवान, शाम के 7 बज गए और तूने अब तक खाना बनाना शुरू नहीं किया। न जाने आजकल की पीढ़ी का क्या होगा। अरे बहू, तुझे पता भी है जब हम लोग तेरी उम्र के थे ना, तो हम लोगों का 7 बजे खाना बन जाता था। अरे इस समय तो सब खाना खा रहे होते हैं। माँ जी, मैं पूजा करने गई थी और पूजा तो शाम को 7 बजे ही होती है ना। बस जुबान चलवा लो। जुबान तो कैंची की तरह काच 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 चलती है। ऐसे ही अगर अपने हाथ भी चला लेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? गीता अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और किचन में जाती हुई कहती है, ठीक है, अगर आप मुझे खाने के लिए नहीं बता रही है तो मैं खुद ही खाना बना रही हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, तुझे जो करना है कर, पर अगर तूने अपने हिसाब से खाना बनाया तो मैं भी तेरी सास हूँ। देखती हूँ तू मुझे कैसे खाना खिलाएगी। गीता अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने हिसाब से खाना बनाकर तैयार कर देती है। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो रोहित देखता है कि उसकी माँ खाना खाना तो दूर, खाने को छू भी नहीं रही थी। ये देखकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? देखो, आपकी पसंद का ही खाना बनाया है। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और ये मेरी पसंद का नहीं है बल्कि बहू ने खुद की पसंद का खाना बनाया है। हाँ, क्या बोल रही हो आप दोनों का किसी बात से झगड़ा हुआ है क्या? देखो रोहित, मैं तो इन छोटे मोटे झगड़ों को नहीं मानती, लेकिन अगर माँ जी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठी रहेंगी तो पता नहीं उनका क्या ही होगा। वैसे माँ जी, आपके समय में लगता है नाराजगी कुछ ज्यादा ही हुआ करती थी, तभी तो आप हर बात पर मुंह फुला लेती हैं।
हमारे समय में तो मुंह नहीं फुलाया जाता था, लेकिन लगता है आजकल के बच्चों की आदत है मुंह फुलाने की। बड़ों ने कुछ कह नहीं दिया कि मुंह फुलाकर अपनी मन मर्जी करने लगते हैं, और वो वही करते हैं जिनसे उनको नुकसान होता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो या फिर एक दूसरे को ताना मार रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रही रोहित, जो कर रही है तेरी बीवी कर रही है। उसका मुंह बंद करवा ले, घर में अपने आप शांति आ जाएगी। इतना बोलकर नीता वहां से बिना खाए चली जाती है और अपनी माँ को भूखा जाता देख रोहित गीता से पूछता है, गीता सच बताना, आखिर तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बहस हुई थी जिससे माँ जी ने खाना नहीं खाया? रोहित, मैंने माँ जी को कुछ उल्टा नहीं कहा है, बल्कि आप देख रहे हैं ना, माँ जी ही मुंह फुलाए बैठी है। वो भी इसलिए क्योंकि शाम का खाना मैंने उनसे पूछ के नहीं बनाया। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ माँ से बात करने। इतना बोलकर रोहित अपना खाना खत्म करके अपनी माँ के कमरे में उसके लिए खाना लेकर जाता है। माँ, खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। एक रात खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे ऐसा भी क्या हुआ है जो आप इतना गुस्सा हो गई है? देखिए, मैं मानता हूँ कि गीता की गलती है, लेकिन आप बड़ी है ना, आप उसको माफ कर दीजिए और इस गुस्से को छोड़ दीजिए। देखो, खाने में शाही पनीर बनी है, आपको शाही पनीर काफी पसंद है ना? रोहित जैसे तैसे अपनी माँ को मना लेता है और उसको खाना भी खिला देता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नीता और गीता की लड़ाइयाँ तो होती ही रहती है। घर में आए दिन ऐसे कलेश को देखकर रोहित अपने घर से काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो अपनी माँ को तो कुछ बोल नहीं सकता था। इसलिए अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता, तुम माँ से इतना क्यों लड़ती हो? रोहित, मैं माँ जी से नहीं लड़ती। माँ जी हर चीज में अपना समय बताने लगती है, मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। अरे उन्हें समझना चाहिए कि अब उनका समय नहीं रहा। मेरे भी कुछ सपने थे शादी के बाद, लेकिन माँ जी के चलते उन्हें त्याग दिए। माँ जी को कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो, इसलिए मैं उन्हें उल्टा जवाब तक नहीं देती। सारा काम अकेले करती हूँ, कभी माँ जी को कुछ काम नहीं करने देती, लेकिन फिर भी माँ जी ऐसा बोलती है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन गीता तुम ही सोचो, मैं किसे कहूँ? मैं माँ को कुछ बोल नहीं सकता, मैं उन्हें समझा नहीं सकता, क्योंकि अगर उन्हें कुछ कहूंगा तो वो कहेंगी मुझे तुमने भड़काया है, उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें तो कह सकता हूँ ना। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन रोहित अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। माँ जी हर समय कुछ न कुछ बोलती रहती है। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो माँ जी मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। कोशिश करो गीता चुप रहने की। तुम खुद बताओ, अगर माँ बोलती रहेंगी और तुम माँ जी को कोई जवाब ही नहीं दोगी तो माँ जी अकेले कितना बोलेगी? रोहित गीता को जो समझाना चाह रहा था वो गीता आसानी से समझ जाती है, लेकिन उन दोनों की ये बातें दूर खड़ी नीता सुन रही थी। नीता उस समय किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इस गीता के बच्ची ने मेरे बेटे के अंदर इतना जहर घोल दिया है कि अब मेरा बेटा मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता। पर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी नीता है। अगर मैं अपने बेटे की नजरों में बुरी बन ही चुकी हूँ तो कोई बात नहीं, अब मैं अपने बेटे को दिखाऊंगी कि उसकी बीवी गलत है, ना कि उसकी माँ। इतना बोलकर नीता अब चादर तान कर सो जाती है और अगली सुबह नीता 5 बजे ही गीता के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही गीता अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो अपनी सास को अपने हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ा देख हैरान हो जाती है। माँ जी, अब सुबह सुबह वो भी हाथ में पूजा की थाली लिए? इतनी जल्दी पूजा क्यों कर ली आपने? अभी तो सुबह के 5 ही बज रहे हैं। बहू, वो इसलिए क्योंकि तुझसे जल्दी उठा नहीं जाता, और मैं तुझे कितना सुनाऊंगी। सुनाने के बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, तो सोचा बार बार तुझे बोलकर अपना मुंह क्यों खराब करूं। इससे तो अच्छा है मैं खुद ही सब मैनेज कर लूं। खैर, इन सबको छोड़ो और आरती ले ले। नीता की ये बात गीता के सर से ऊपर जा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास को हुआ क्या है। गीता अब आरती लेती है। नीता वहां से पूजा की थाली लिए चली जाती है और उसके जाते ही गीता अपने पति रोहित को उठाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे करने दो ना यार माँ को जो करना है। 4 दिन करेंगी फिर खुद थक जाएंगी, फिर तुम्हारे पास ही आएगी। इतना ओवरलोड मत लो, सो जाओ। रोहित की बात सुनकर गीता आराम से सो जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नीता काम करती रहती और गीता आराम करती रहती। ऐसे ही एक दिन गीता नहा कर आती है, जहाँ वो देखती है ना तो घर में कोई काम हुआ है और ना ही खाना बना है। ये देखकर वो सीधा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, अब तक आपने घर का काम नहीं किया? आज क्या हुआ? आज आपके अंदर आलस आ गया क्या? मैंने तो सुना था कि पुराने जमाने के लोगों में काफी फुर्ती होती थी। बहू, तू महान है, तू ही इस घर को संभाल है। तुझे देर से उठना है, बिन नहाए किचन में जाकर खाना बनाना है,
जा, तुझे जैसा करना है, जो करना है कर। पर माँ जी अचानक आपको हुआ क्या? गीता की बात का जवाब देती उससे पहले रोहित बीच में बोल पड़ता है। हमारी पड़ोस वाली आंटी भी माँ की तरह ही उत्साह में आ गई थी और माँ की तरह काम कर रही थी, पर उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई और अब वो हॉस्पिटल में है। उन्हें देखकर मैंने माँ को समझाया और उन्हें समझ में आ गया कि अब के लोगों को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। हाँ बहू, और वैसे भी मुझे मेरी बॉडी और मेरी जान दोनों ही प्यारी है, इसलिए आपसे तू ही संभाल, जैसे संभालना है। ये सुनने के बाद सभी हंसने लगते हैं और इस तरह अब गीता अपने हिसाब से घर चलाने लगती है और अब उसके घर में कलेश बिल्कुल नहीं होता। भाई बड़े घर में कौन शादी करना नहीं चाहता, या कौन नहीं चाहता कि ससुराल की पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन उनकी बेटी बने। बस यही चाहत ने करवा दी राधिका की शादी 2 कजिन भाइयों से। देखिए जेठानी जी, भले राधिका आपकी भी बहू है, लेकिन पसंद तो मेरे बेटे ने पहले किया था तो क्या, अरे बड़ा तो मेरा बेटा है, उसे मेरे बेटे के साथ रहना होगा। भले ही तू सास वाले सारे रस्में उसके साथ कर ले, लेकिन बहू तो वो मेरी ही रहेगी। वहीं राधिका, जिसकी माँ ने समझा कर भेजा था कि जान जाए पर प्रॉपर्टी ना जाए। अरे यार, ये स्यापा भी ना जाने कब निपटेगा। माँ जी मैं तो सोने चली। वो क्या है ना, शादी की रस्में वो भी 2-2 बार करने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई। लेकिन अब मैं ना सोने जा रही हूँ। डिसाइड हो जाए कि मैं किसकी बहू हूँ तो बता दीजिएगा। राधिका सोने चली जाती है। वहीं शाम को दोनों भाई आराम से बैठते हैं कि अरे यार, तू क्या बच्चे की तरह पीछे लगा है, कर लेना कंप्रोमाइज, राधिका को तलाक दे दे। ले, अभी तो सहरे के दाग सर से उतरे नहीं, हल्दी भी छूटी नहीं शादी की और तू तलाक की बात कर रहा है। अरे यार, सुहाग रात तो मनाने दे। देख, तमीज से बात कर ले, तेरी भाभी है वो भी माँ जैसी। देख, मजाक की भी हद होती है। पहले राधिका को मैंने पसंद किया था, ये तो तू बीच में आ गया। उधर जेठ जेठानी की अपनी कहानी चल रही थी। क्या जरूरत थी राधिका की शादी अपने बेटे से कराने की? तू तो जानती थी कि वो छोटे की पसंद है। वो क्या है ना, मैं बड़ी हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि छोटे बेटे की शादी पहले और मेरे बेटे की शादी बाद में हो। फिर आप तो जानती ही हो ना कि अनुज को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। ऐसे में उसे राधिका पसंद आ गई। अरे पता है कितने साल बाद कोई लड़की अच्छी लगी है उसे। हाँ, लेकिन अब एक दुल्हन के 2 पति और 2 सास, पता नहीं बेचारी क्या करेगी। वहीं अपने कमरे में देवरानी अपने पति से बात कर रही थी। देखा भाभी को, जलन तो इस औरत के अंदर से कम होगी ही नहीं। मेरे बेटे ने लड़की पसंद की, हम रिश्ता लेकर गए, ये बात फाइनल भी हमारे बेटे के साथ हुई और आ गई ये बीच में। अरे देखा जाए तो भैया बड़े हैं और अनुज भी रोहित से बड़ा है। ऐसे में अनुज की शादी राधिका से ठीक थी, पर मैं तो सोच रहा हूँ कि राधिका के माँ बाप कैसे हैं जो अपनी एक लड़की की शादी 2-2 लड़कों से करा दी। वो भी छोड़ो, देवरानी जेठानी की एक बहू। अब तो उस बहू को भगवान बचाए। होता भी वही है जिसका डर होता है। अगले रोज, राधिका नाश्ता कहाँ है, मेरा नाश्ता लगाओ। राधिका देवरानी को नाश्ता देने ही वाली होती है कि राधिका, मेरा नाश्ता कहाँ है? और पता है ना, मैं ये पूड़ी कचौड़ी नहीं खाती, हल्का नाश्ता देना मुझे, हल्का। राधिका जेठानी सास के लिए पोहा बनाकर दे रही होती है कि वो क्या है ना, जेठानी जी की उम्र हो रही है तो वो ऐसा ही खाती हैं। बुढ़ापे में भी इनकी बहू आई नहीं और मेरी बहू से काम चला रही है। कैसे आई नहीं है? ये जो राधिका जिसे तू बेशर्म की तरह पूड़ी बनवा रही है ना, ये मेरी बहू है, मेरी। लेकिन पसंद तो रोहित की ही थी ना। पसंद तो मैं अमिताभ बच्चन को भी करती हूँ, तो वो तो मेरा पति नहीं होगा ना, रहेगा तो जया भाभी का ही ना। जया भाभी कौन है मम्मी जी? अरे वो जया बच्चन, अमिताभ की बीवी। उन्हें बोला जया भाभी। राधिका सर पर हाथ पकड़ लेती है कि क्या परिवार है। पहले तो शादी करवा दी, अब लड़ रही है कि बहू किसकी। बहू वो क्या है ना, शाम को तुझे देखने लोग आ रहे हैं, वो जो भी शगुन का लिफाफा दे वो सास को देना होता है। समझ रही हो ना?
राधिका तो समझ रही थी कि शगन का लिफाफा सास को देना होता है, लेकिन कौन सी सास को, वो समझ में नहीं आया। शाम को अरे क्या मजबूरी थी बहन कि एक बहू दोनों ले आई? देखिए बहन, वो अनुज का तो पता ही है, कब से लड़की दिखा रही थी, कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। अब राधिका को पसंद किया, बोल रहा था इससे शादी नहीं हुई तो कभी शादी नहीं करेगा। हाँ, रोहित भी तो राधिका को पसंद करता था। उसकी शादी की बात राधिका के पापा से चल भी रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ये बड़ी बनकर आ गई तो क्या करे। अरे तो तू छोटी बनकर रहने देती। तेरा रोहित तो सुंदर है, उसे क्या कमी थी लड़कियों की? और क्या, समझाओ उसे, अच्छा लगता है क्या भला एक बहू और दो सास? पड़ोसन का तो काम हो गया था। वो दोनों देवरानी जेठानी के बीच माचिस लगा चुकी थी। अब शगन का लिफाफा दिया और निकल जाती हैं। राधिका के हाथ में लिफाफा एक, सामने सास दो। हे भगवान, क्या करूं, किसे दूं लिफाफा? आज पता चल जाएगा कि ये लड़की मन ही मन किसे अपनी सास मानती है। वहीं राधिका भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। दोनों सास को सामने देखकर उसे आइडिया आ जाता है। वो लिफाफा खोलती है और पैसे अपने पर्स में रख लेती है। आप दोनों में से जिसे भी लिफाफा लेना है बता दो, यहाँ रख दिया है मैंने। वो क्या है ना, आप लोगों ने ही कहा था कि लिफाफा तो सास का होता है तो ले लीजिएगा लिफाफा। दोनों सास हैरान रह जाती हैं कि बहू तो उन लोगों से भी 4 हाथ आगे निकली। दीदी आप बड़ी है, आप ही रख लो लिफाफा। अरे बड़ी होने का इतना ही सम्मान रखना था तो बहू ही दे देती। अब लिफाफा तू ही रख ले। क्या है दीदी, बात बात पर आप तो रहने दीजिए, मैं ही रख लेती हूँ लिफाफा। कौन सा किसी का नाम लिखा है, आगे शगुन डालने के काम आएगा। देवरानी जिठानी की एक बहू, कभी बहू सासों से परेशान तो कभी सास बहू से। वहीं दूसरी और बहू के मायके में सोच रहा हूँ राधिका को ससुराल से ले आऊं कुछ दिनों के लिए। अरे जाओ ले आओ कुछ दिनों के लिए, बहुत कुछ सिखाना है उसे। क्या है ना, जिस लिए दो उल्लुओं से उसकी शादी कराई है, कहीं वो सारा प्लान चौपट ना कर दे। वहीं राधिका भी मायके आने के लिए काफी परेशान थी, लेकिन सवाल फिर से वही कि भाई कौन सी सास से ले परमिशन। बड़ी सासू माँ, वो क्या है ना, घर की याद आ रही है तो मैं चली जाऊं। देखो, मायके जाना है कि नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि ये बड़ी सास क्या होता है, हैं? बड़ी छोटी कुछ नहीं, तेरी एक ही सास है और वो मैं हूँ, समझी? ठीक है, चले जाना, जाकर माँ से मिलकर आ थोड़े दिन। बहू खुश होकर तैयारी शुरू करती है कि सामने आ जाता है जिठानी का बेटा अनुज। अरे अरे राधिका, कहाँ चली राधा रानी? जी वो मैं ना मायके जा रही हूँ, माँ की याद आ रही है। अरे मैं छोड़ने चलूँगा ना, शादी के बाद तुम पहली बार मायके जाओगी तो अकेले थोड़ी ना जाओगी, मैं भी चलूँगा छोड़ने। एक रात रुकूंगा और फिर कल वापस आ जाऊँगा। राधिका जो कि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके ससुराल से मायके जाए, लेकिन अब अपने मुंह से कैसे ये बात कहे। हाँ क्यों नहीं ये तो बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है, कल चलते हैं फिर। राधिका अनुज के पास से सीधे पहुंच जाती है देवरानी सास के पास। छोटी सासू माँ, वो क्या है ना, बड़ी सासू माँ ने मुझे मायके जाने के लिए हाँ कर दिया है। अब शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हूँ, तो ये पूछना था कि अकेले जाऊँ या रोहित जी छोड़ कर आएंगे। हाय रे राधिका बहू, तुझसे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी तुझे रोहित ही पसंद है अपने पति के रूप में। हाँ वही जाएगा, मैं उसे तैयारी करने के लिए बोल देती हूँ। राधिका अपनी आग लगा चुकी थी, लेकिन अब मायके जाना भी जरूरी था, तो मायके जाए तो कैसे, और वो भी अकेले। तभी वो अपनी माँ को फोन करती है और माँ को सारी बात बताती है। माँ, प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसे जोकरों के घर में ब्याह कर दिया है मेरा। दो बेवकूफ सास के बीच में मेरी तो हालत खराब है। कब तक झेलना होगा इन लोगों को मुझे, और कल मैं इन लल्लुओं के साथ वहां नहीं आऊंगी। अरे मेरी राजकुमारी, क्यों परेशान हो रही है? मैं अभी तेरे पापा को कहती हूँ, सुबह सबकी आँख खुले तो सामने तेरे पिता खड़े हो, वही लेकर आएंगे तुझे। रहने दे दोनों को लड़ते झगड़ते।
राधिका बहुत खुश हो जाती है, वो सो जाती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो ससुराल में है जहाँ दीवारों के भी कान होते हैं और जहाँ एक नहीं दो दो सास खड़ी हैं। देख रही है दीदी, ये तो हम लोगों की भी अम्मा निकली, न आपको सास मानती है ना मुझे। तो प्रॉपर्टी चाहिए इसे। वही मैं सोचूं, कैसा बाप है, दो दो लड़कों से शादी करा दी बेटी की। दीदी लड़ तो हम ही रहे थे, दूसरे तो फायदा उठाएंगे ही ना। अरे तो फिर अब क्या किया जाए? दीदी परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना। कल इसका बाप आएगा तो देखिए क्या करते हैं। देवरानी रात को राधिका के दोनों पति को साथ बिठाकर प्लान बनाती है। फिर अगले रोज सुबह राधिका का पिता बहन जी, वो क्या है ना, राधिका को ले जाने आया हूं मैं। अच्छा हुआ मेरे आधे ससुर जी आप आ गए। वो क्या है ना, ले जाइए राधिका को। और ये रहा तलाक का पेपर, मैं इस पेपर से मेरी शादी तोड़ रहा हूँ। तभी रोहित आ जाता है। ये मेरे तलाक के पेपर, मैं भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जिसके दो दो पति हो। राधिका ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे कल तक जिस घर में उसके लिए मारा मारी थी, आज कोई उसे रखना ही नहीं चाहता है। अरे अरे ये कैसे? और तलाक ही देना है तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हक दो। तभी एक वकील आ जाता है। जी कैसे हक की बात कर रहे हैं आप, ये शादी तो मान्य है ही नहीं। इस घर में आपकी बेटी इन लोगों की बेटी की तरह ही रही है, ना इसका कोई पति हुआ ना ही सास। ये तो शादी के किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि दो दो शादी एक मंडप में। अरे भाई, ये तो किसी की भी बीवी नहीं है, तो तलाक देने की भी जरूरत नहीं है। माना मेरी देवरानी थोड़ी तेज और चालाक है, लेकिन हमारे घर का भला खूब जानती है। चलो निकलो यहाँ से, बड़े आए प्रॉपर्टी वाले।